चलिए, तो आज लेक्चर नंबर 5 हम लोग देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो लेक्चर नंबर 5 हम लोग देखेंगे और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे कंडक्टर सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा इस तरीके से कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर में हम एक पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं V वोल्ट का, और ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस, और ये हमारी V वोल्ट की बैटरी है। तो जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया कंडक्टर को, तो इसमें हमने क्या किया, इस बैटरी के अंदर करंट फ्लो करेगा I, ठीक है। इसमें क्या करंट फ्लो करेगा, I। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा, इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया, पाई एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है इस कंडक्टर के अंदर, ये V जो है आपका V, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट का। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो बैटरी के एक क्रॉस जो हमने पोटेंशियल भी अप्लाई किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का, ठीक है। तो इसमें से जब मैंने डायरेक्टली के साइन को हटाया तो इसमें एक कांस्टेंट आया R, और ये हमारा I, और इस R को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस ट्रीट एज ए कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो ओम्स लॉ ने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली कि बैटरी के एक क्रॉस जो आपका पोटेंशियल भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन अ वायर, कि वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो यहाँ से जब हमने डायरेक्टली को साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया, जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या हम इसको लिख सकते हैं, V/I इज इक्वल टू R। V और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू R, और ये R हमारा रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि ओम्स लॉ के अनुसार क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस across a battery is directly proportional to current flowing, directly proportional to current flowing in wire, ठीक है। ओम्स लॉ ने क्या बताया कि कि बैटरी के एक क्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, और वो करंट जो वायर के थ्रू क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मिला, और मैंने डायरेक्टली के साइन को जब हटाया गया एक्सपेरिमेंटली तो यहाँ पे कांस्टेंट R आया, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं यहाँ से V/I। तो यहाँ से मिला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन अ वायर। मतलब ओम्स लॉ ने हमें ये समझाया कि बैटरी के एक क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब बैटरी के एक क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है
और वो वायर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन अ वायर। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, पहले आप लोग नोट करिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाएं इसको। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट्स डिफाइन ओम्स लॉ। ये सब आपका एक्सपेरिमेंटली है। क्लियर है इतना? अब जरा ध्यान देते इसको मिटाते हैं यहाँ से और कुछ आपको टर्म समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, इस इक्वेशन को जरा रीड करिए और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चेक किया था मैंने, मार्कर चल रहा था कि नहीं। तो V अपान I जो दिया है वो किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर। तो कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा R रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि अगर हम पोटेंशियल चेंज करें तो भी हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, I चेंज करें तो भी हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब V अपान I का जो रेशियो है, V अपान I का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट चीज़ है। क्या है? कांस्टेंट है। मतलब V भी कांस्टेंट होना चाहिए, I भी कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे V और I का जो रेशियो है वो क्या मिल रहा है हमको? कांस्टेंट मिल रहा है। जरा नोट पॉइंट देखिए, यहाँ पे समझाते हैं आपको। यदि हम V को V डैश जो है उसको 2 टाइम्स कर देते हैं V, ठीक है, और इस करंट को भी हम I डैश यानी करंट को हम कर देते हैं 2 एम्पियर, तो उस समय बताइए हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब हमारा V भी डबल हो गया, पोटेंशियल भी डबल्ड, और हमारा इस कंडीशन में एरिया भी डबल्ड हो गया। दोनों केस में डबल है, V भी डबल हो गया और हमारा I भी क्या हो गया? डबल हो गया। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2V और ये हो जाएगा 2I और ये हमारा बचेगा R। तो 2 से 2 कैंसिल, तो V अपान I इक्वल टू क्या बचा? R बचा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इन दो रेशियो जो हैं, अगर एक बढ़ेगा तो उतने अमाउंट में अगर ये बढ़ेगा तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये चीज़ कांस्टेंट आपको चाहिए। तो इसमें से अगर ये जितना बढ़ेगा, मान लीजिए 2 भी बढ़ रहा है तो ये भी 2 टाइम्स I हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया, अभी भी V अपान I इक्वल टू क्या है? R है। समझ में आता रही है? ध्यान से इसको नोट करिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा नोट पॉइंट क्या है। हमने आपको क्या बताया कि ये चीज़ कांस्टेंट है, तो V बदले I बदले या दोनों एक साथ बदले, इस रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ पोटेंशियल डिफरेंस across ends of wire is doubled, then new resistance remains constant. Then new resistance remains constant.
कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो नए रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार हमारा रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आप इसको डबल करें या फिर इसको डबल करें या इसको डबल करें इसको न करें तो भी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका एक कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे R जो है कांस्टेंट है, मतलब इसके साथ कुछ भी आप करें इस पूरे टर्म के साथ तो इस रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आप पोटेंशियल को डबल करें या करंट को कुछ करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला कौन सा हमारे पे नहीं है, रेजिस्टेंस पे। आ रहा है बात समझ में? नोट कर लीजिए इतना पहले, तब आगे समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट, ये पहला नोट पॉइंट था, ये हमारा पहला नोट पॉइंट था और ये हमारा दूसरा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नोट पॉइंट थर्ड लिखिए, तीसरा नोट पॉइंट देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ओके। तीसरा नोट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उस तीसरा नोट पॉइंट और समझाता हूँ आपको, ठीक है। तीसरा नोट पॉइंट लिखिएगा, टू गेट द, तीसरा नोट पॉइंट है टू गेट द करेंट डबल, टू गेट द करेंट डबल of its previous value, of its previous value in a wire, previous value in a wire having resistance half, having resistance half of previous value, then potential difference required is, then potential difference required is, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। दिया है हमारे पास कि यदि हम करंट की वैल्यू को डबल करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा रिलेशन था V डिवाइडेड बाई I इक्वल टू R, ठीक है, इतना हमारे पास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू गेट द करंट डबल, टू गेट द करंट डबल, हम करंट को डबल कर रहे हैं, मतलब 2I हैविंग रेजिस्टेंस हाफ, और रेजिस्टेंस को क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, तो जो हमारा रिक्वायर्ड पोटेंशियल होगा वो होगा V इक्वल टू IR, मतलब अभी भी हमारा पोटेंशियल क्या है, V है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम, ओके, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि यदि आपका करंट 2 टाइम्स हो गया और रेजिस्टेंस हाफ हो गया, उस समय आपकी जो पोटेंशियल भी है वो इक्वल टू IR हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। नोट कर लीजिए इतने स्टेटमेंट को, तब आगे चलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओम्स लॉ के 3 थे। क्या कंसेप्ट था कि ओम्स लॉ जो होता है आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, जिसमें आपका I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जिसमें हमारा R क्या रहता है, कांस्टेंट। डायरेक्टली हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा, और वो रहेगा V इज इक्वल टू IR। तो आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल को डबल करें, करंट को डबल करें, पोटेंशियल को डबल करें, करंट को अगर हम क्या करते हैं, करंट को डबल करते हैं, रेजिस्टेंस को हाफ करते हैं, तो पोटेंशियल भी रहेगा। मतलब पोटेंशियल और करंट को चेंज करते रहिए, आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है? चलिए
अब आगे हेडिंग डालिएगा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ओम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ये हमारी V वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट किया है इस तरीके से, और सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इस करंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरीके से बन रहा है E, और इस कंडक्टर की हम लेंथ मान लेते हैं हमारे पास L है। ये आपको बताया है मैंने कि करंट जब फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या इंड्यूस होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना यहाँ पे, तो हमारे पास दो चीज़ फार्मूले पते हैं। पहला क्या, हमको पता है V = IR, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को आप क्वालिटी सही कर देते हैं, ठीक है, ओके, अब क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास दो चीज़ पता था, V = IR, जस्ट मैंने पहले आपको अभी बताया, और हमको पता है I = NEAVD, पता है। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन है I = NEAVD, जहाँ पे N आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरिया है आपका A, और ये है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो ये हमारे पास दो चीज़ पता है, ठीक है। अब देखिए, और हमको क्या पता है, E = V/L का रिलेशन आपको याद है। मैंने आपको बताया था ये रिलेशन होता है E = -dV/dr, जहाँ पे आपका V क्या है, ये पोटेंशियल तो लिख सकते हैं -V, और dr हमारा एक लेंथ था जिसको हम लोग लिख सकते हैं L, और ये माइनस बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने के बाद हमारी पोटेंशियल क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगता है पोटेंशियल। तो ये हमारा रिलेशन होता है E = V/L, लिख सकते हैं इसको। वहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है एलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो ये हो गया E = V/L, ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि R = होता है ρL/A। R = क्या होता है, ρL/A। आप 10th में पढ़े होंगे, रो जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, L होता है लेंथ, और A होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये दोनों पता है आपको। E = V/L और R = ρL/A। और ये भी आपको ये चारों चीज़ पते हैं कि नहीं, चारों स्टेटमेंट ये मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया। V = IR, I = NEAVD मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। E = V/L मैंने जब सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला, उसमें बताया था कैपेसिटर वाले में। और ये आपका रेजिस्टेंस आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे क्लास 10th में। तो ये चार चीज़ें आपके पास जनरली नोन वैल्यू हैं। इन्हीं की वजह से, इन्हीं चार की हेल्प से मैं आपको ओम्स लॉ को बताऊंगा इन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए समझाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे हमको पता है V = IR, ठीक है, और एक हमको पता है I = NEAVD। क्लियर है इतना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V/R = I, लिख सकते हैं। देखिए ये हमको दो चीज़ नोन है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V/R = I, तो V/R, और क्या इस I की जगह पे ये पूरा टर्म लिख सकते हैं NEAVD, ये लिख सकते हैं। I को मैंने क्या लिखा, V/R, और यही I आपका बराबर है NEAVD, तो इस I की जगह पे मैंने रख दिया NEAVD। इतना समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आया? देखिए कैसे,
पहले मैंने ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर लिखा, क्या इस I को हम लिख सकते हैं V बाई आर, और इसी I के जगह पे मैंने लिखा है NeAVD। ठीक है, अब देखिए, और ये पोटेंशियल V है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और लेंथ L है, तो क्या इस V को मैं लिख सकता हूँ EL? हमको पता है क्या E इक्वल टू होता है V बाई L, तो V को लिख सकते हैं हम EL। इलेक्ट्रिक फील्ड E है कंडक्टर में और उस कंडक्टर का लेंथ L है, तो पोटेंशियल लिख सकते हैं V इक्वल टू E इंटू L। तो यहाँ से हमने V की जगह लिखा EL और डिवाइडेड बाई R, और यहाँ हमने लिख दिया NeAVD। क्लियर इतना? अब देखिए, इस रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इस रेजिस्टेंस को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, रो L बाई A, L से L कैंसिल, A ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा EA बाई रो, और ये हो जाएगा हमारा NeAVD। जहाँ से A से A हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा हमारा E अपान में रो, E1 अपान में रो NeVD, और इस 1 अपान रो को हम लोग कहते हैं, इस 1 बाई रो को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी सिग्मा। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा, और ये हमारा होता है NeVD। क्या इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं वेक्टर J? करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है NeVD, हम लिखते थे ना I बाई A इक्वल टू NeVD, और यही I अपान A क्या था हमारा, करंट डेंसिटी J NeVD। तो NeVD को हम क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी, तो यहाँ से हमको मिला सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इल्डू वेक्टर J। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये हमारा हो गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आया समझ में? देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमको 4 चीज़ें पता है, V इक्वल टू आई आर, ये पहली चीज़, फिर I इक्वल टू NeAVD पता है, E इक्वल टू V बाई L पता है, R इक्वल टू रो L बाई पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या दिखाया कि V इक्वल टू आई आर है, तो I को लिख सकते हैं V बाई आर, और हम I पता है NeAVD, इस पूरे टर्म को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, इस कंडक्टर की पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेंथ L है, तो इस पोटेंशियल V को नहीं लिख सकते हैं EL, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, V बाई L, तो L को हम लोग लिख सकते हैं EL V को, और यहाँ R इक्वल टू मेरे पता है रेजिस्टिविटी रो L अपान में A, तो इस R को मैंने लिखा रो L अपान में L से L कैंसिल, ये A ऊपर चला गया, A से A ये कैंसिल, और NeAVD क्या होता है हमारा, करंट डेंसिटी वेक्टर J, और 1 अपान रो को हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा, और ये सिग्मा आपका होता है कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा E, और ये हो जाएगा आपका, यही आपका है, दिस इज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नोट कर लीजिए कॉपी में अपने, तुरंत जल्दी नोट करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, मिटाने से पहले एक जरा क्वेश्चन लिखिए, तब आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम, लिखिए क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम शेप, क्वेश्चन लिखिएगा, अ रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम शेप, इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, अ रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम शेप is shown in figure, is
shown in figure if a current I passes through the resistance, passes through the conductor, the electric field at A and B is related as क्वेश्चन फिर सुनिएगा। अ रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम शेप, फ्रस्टम शेप आपका इस तरीके का होता है। ये आपका फ्रस्टम शेप इस तरीके के कुछ देखे होंगे शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम शेप, और इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ए है और एक हमारा पॉइंट दिया है यहाँ पे बी, ठीक है। यदि इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है, तो हमको बताना है ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से रिलेटेड होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया है इसमें ई ए ग्रेटर देन ई बी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है ई ए इज इक्वल टू ई बी, ऑप्शन तीसरा है आपके पास ई ए लेस देन ई बी, और चौथा ऑप्शन है आपके पास नॉन, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन बोला है कि इफ़ अ रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम शेप, एक फ्रस्टम शेप का रेजिस्टेंस है, एक फ्रस्टम शेप है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी किस तरीके से हमारा रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बताना है कौन सा इसमें रिलेशन करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही, ट्राई करिए इसको ज़रा, बताएं। देखिए क्या है हमारे पास, हमको पता है क्या कि करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी जे, ठीक है। आई अपान ए को क्या बोलते हैं हम लोग, जे, करंट डेंसिटी जे है। और इसमें क्या है हमारा जे अपान में आई, सॉरी जे अपान जे इज इक्वल टू आई अपान में ए है, ठीक है। इस फ्रस्टम शेप में आपका करंट कांस्टेंट फ्लो करेगा, अगर इसमें इस पॉइंट पे करंट 2 एम्पियर का है तो यानी इसमें भी हमारा करंट जो है क्या होगा, कांस्टेंट रेट से फ्लो करेगा, तो हमारा करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये चीज़ जब कांस्टेंट हो गई तो ये जो करंट डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एरिया हो गया। मतलब जिस पॉइंट की एरिया अधिक होगी उस पॉइंट की करंट डेंसिटी कम, और जिस पॉइंट की एरिया कम होगी उस पॉइंट की करंट डेंसिटी अधिक होगा। और हमने अभी खुद आपको बताया कि सिग्मा जो होता है वेक्टर जे इजकल टू सिग्मा ई होता है। मतलब अगर कंडक्टिविटी कांस्टेंट यहाँ से वेक्टर जे जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेक्टर ई का कि नहीं। मतलब कि जहाँ की करंट डेंसिटी अधिक हुई, सॉरी जहाँ की इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी अधिक वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी अधिक, समझ में आ रहा है बात। और जहाँ की करंट डेंसिटी कम वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम।
तो जहाँ की एरिया कम होगी वहाँ की करंट डेंसिटी अधिक होगी, और जहाँ की करंट डेंसिटी अधिक होगी वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अधिक होगा। तो इस यहाँ का ज़रा एरिया देखें और बी पॉइंट की एरिया देखें, तो एरिया ऑफ पॉइंट ए जो है लेस देन है एरिया ऑफ पॉइंट बी का। तो जहाँ का करंट डेंसिटी कम होगा वहाँ का जहाँ का एरिया कम होगा वहाँ की करंट डेंसिटी अधिक होगी कि नहीं होगी? एरिया जहाँ का कम होगा वहाँ की करंट डेंसिटी क्या होगी? अधिक होगी, और जिस पॉइंट की करंट डेंसिटी अधिक होगी उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अधिक होगा। तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, फर्स्ट वाला। देखिए I अपान ए को हम जे लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी जे, और इस फ्रस्टम शेप में आपका करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, मतलब जे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए का, कि जहाँ का एरिया अधिक वहाँ का करंट डेंसिटी कम होगा। तो यहाँ का एरिया कम था तो करंट डेंसिटी क्या थी? यहाँ की अधिक थी, और यही वेक्टर जे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है। तो जहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा वहाँ की करंट डेंसिटी भी क्या होगी? अधिक होगी। समझ बात आ रही है? तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको ज़रा सा, कॉपी में नोट करिए। ओके, चलिए आगे देखते, इसको मिटा दें। अब हेडिंग लगाइएगा रेजिस्टेंस, हेडिंग लगाइएगा रेजिस्टेंस, हेडिंग लगाइए रेजिस्टेंस। मिटा देते हैं, हेडिंग डालिएगा रेजिस्टेंस। समझिए रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या है? ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस opposes the flow of charge, opposes the flow of charges। ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये चार्ज के फ्लो को विरोध करता है, मतलब उसका अपोज करता है। जैसे चार्ज आपका फ्लो करना चाहेगा इधर, तो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है और उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ऐसा एप्लियंस, ऐसा आपका कोई बल्ब हो जो करंट के यानी जो चार्ज है उसके चार्ज के फ्लो को क्या करे? अपोज करे। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है, यानी चार्ज का जो फ्लो होता है उसको जो रुकावट करता है, उसको रास्ते में जो रुकावट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है factors on which resistance is depend, factors on which resistance is depend। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, पहला ऑप्शन। और रेजिस्टेंस जो होता है ये डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। ये लेंथ क्या है आपका? हेयर एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर
यहाँ जो हमारा L आपको दिखाई दे रहा है L, ये L उस कंडक्टर की लेंथ है। क्या है? कंडक्टर का लेंथ है। और ये जो एरिया हमारा है A, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के लेंथ पे और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो R जो मिलता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, और ये डायरेक्टली का जब साइन हटता है तो R इजकल टू मिलता है आपको रो, और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है और ये हो जाएगा L/A। और ये जो रो है, इस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब जरा यहाँ नोट पॉइंट देखिए। अगर R जो है हमारा, ये रो क्या है हमारा? रेजिस्टिविटी है। तो R इजकल टू रो हो जाएगा इफ L इजकल टू 1 यूनिट हो और एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो। मतलब 1 यूनिट का लेंथ हो, एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर हो, उस केस के जो कंडक्टर में होगा रेजिस्टेंस, वो हमारा रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इस R को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो जब भी आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपका क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर जब कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया आपका क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, उस केस में आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है किसके बराबर होता है? रेजिस्टिविटी। और उसी टर्म को हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। आ रहा है समझ में? तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, जिस पे फैक्टर आपका कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L पे, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A पे। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L/A, और इस डायरेक्टली को हटाते हैं तो हमारे कांस्टेंट साइन लगता है रेजिस्टिविटी, और इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, और इसी को हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट की, ज़रा बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं R इंटू A डिवाइडेड बाई L लिख सकते हैं। RA और डिवाइडेड बाई L को क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं। R इंटू A डिवाइडेड बाई L, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, और ये L इधर है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो R इंटू A डिवाइडेड बाई L किसको लिख सकते हैं? रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं। यूनिट ज़रा इसका देखते हैं। तो R रेजिस्टेंस हमारा होता है ओम में, एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर, और नीचे हमारा L मीटर में है। नीचे हमारा L किस में है? मीटर में है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर देगा, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर, जिसको लिख सकते हैं इसे ओम मीटर। ठीक है, तो ये रहा रेजिस्टिविटी का यूनिट।
और ये कौन कौन से फैक्टर है जिस फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो लेंथ पे डायरेक्टली होता है, लेंथ का क्या होता है? डायरेक्टली, और एरिया का होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको पूरा, तब आगे बताते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा दें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, ठीक है? आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, मिटाते हैं, ठीक है? चलिए अगला PTR लिखिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। PTR पॉइंट्स टू रिमेंबर। PTR पॉइंट्स टू रिमेंबर। PTR पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है? तो हमारा PTR क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्या है दोनों में डिफरेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का? तो सबसे पहले हमने क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस। देखिए जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस भी आपके चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है और रेजिस्टिविटी भी चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है। मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोथ आर अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब रेजिस्टेंस भी अपोज करेगा और रेजिस्टिविटी भी अपोज करेगा। तो यहाँ से पहला पॉइंट लिखेंगे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी oppose the flow of charges, oppose the flow of charges। मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होता है दोनों हमारे चार्जेस के फ्लो को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी both are depends on temperature, both are depends on temperature। तो रेजिस्टेंस हो गया और रेजिस्टिविटी हो गया, दोनों हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों हमारे फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। इन दोनों में कोई दिक्कत। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आप किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ज़रा समझाते हैं आपको। देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास एक सिल्वर की शीट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये हमारा एक सिल्वर शीट है, ठीक है? क्या है हमारा एक तरीके का सिल्वर शीट है। इस सिल्वर शीट को हम दो पार्ट में इस तरीके से कट करते हैं। मतलब इसको दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस सिल्वर शीट के दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा बना और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा बना, ठीक है? ये हमारा जो है
पहला ऑब्जेक्ट है और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है। इसकी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A1 है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A2 है। जरा ध्यान से समझिए, हमारे पास कुछ है, देखिए इसी को समझते हैं। चल ध्यान समझिएगा। जैसे ये हमारा एक पूरी मान लेते हैं एक सिल्वर का सीट है, पूरी इस तरीके से सिल्वर सीट है और इस सिल्वर सीट का ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला। तो अगर हम इसको बीच से ऐसे कट कर देते हैं तो क्या इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे चेंज होगा? नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ये दो ऑब्जेक्ट उठे, ये A1 और ये हमारा क्या है A2 है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है हमारे पास, जरा ध्यान सुनिएगा। ये भी हमारा सिल्वर सीट होगा, सिल्वर का ऑब्जेक्ट का, और ये भी ऑब्जेक्ट सिल्वर का ही होगा। मतलब इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा। रेजिस्टिविटी का मतलब होता क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। रेजिस्टिविटी जो होता है आपका डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स। रेजिस्टिविटी हमारा डिपेंड करता है मटेरियल्स पे, किस मटेरियल का ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे देखिए ध्यान से समझाते हैं आपको। इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने कट किया तो इसकी एरिया कुछ और है, और इसको मैंने जब कट किया तो इसकी एरिया कुछ और है। मतलब यहाँ पे A2 जो है वो ग्रेटर है A1 से। तो हम जानते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है कि नहीं है? है। तो यहाँ का A2 अधिक है तो यहाँ R2 हमारा लेस देन हो जाएगा R1 से। मतलब ऑब्जेक्ट की एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस अधिक है, और उसकी एरिया कम है, सॉरी जिसकी एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम है। तो A2 ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, A1 आपका कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। ये रेजिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी एरिया कम है और इसकी एरिया ज़्यादा है। मतलब रेजिस्टेंस आपके जो है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, और ये भी आपका सिल्वर है और ये भी आपका सिल्वर है। मतलब रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है मटेरियल पे कि किस मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट बना है। अगर ये पूरा सिल्वर का सीट है, इसको कट करते जाएंगे तो इसके रेजिस्टेंस वेरी करते जाएंगे, लेकिन ये पूरा सीट आपका सिल्वर का है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम होगी कि नहीं होगी? क्या इसको कट करेंगे तो ये गोल्ड का हो जाएगा? नहीं। सिल्वर की मटेरियल का बना हुआ है, आपके सिल्वर का बना हुआ है, तो इस पूरे जगह पे आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि एरिया आपकी क्या होगी? अलग अलग होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रेजिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी जो होता है वो आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर दो वायर हैं आपके पास और वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो कहीं भी आपको यदि सेम मटेरियल दे दे क्वेश्चन में, तो आप दोनों की मटेरियल मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखिए क्या है। मिटाइए इसको। चलिए
क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए 2 वायर्स, क्वेश्चन लिखते रहिएगा, बोल रहे हैं हम 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, 2 मटेरियल्स, सॉरी 2 वायर्स, लिखिए क्वेश्चन 2 वायर TW 2 वायर्स of same materials having length L and 2L, having length L and 2L हो गया, and cross sectional area and cross sectional area for A and A, cross sectional area for A and A respectively, for A and A respectively, ठीक। The ratio of their specific resistance, हैविंग लेंथ आपको इस तरीके से ऑप्शन दिया है, आपको पहला ऑप्शन दिया है A 1:2, ऑप्शन B दिया है आपको 8:1, 8 है ये, ठीक है, और ऑप्शन C दिया है 1:8 और ऑप्शन D दिया है 1:1। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? ठीक है, ट्राई करिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई किए होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 ठो वायर हैं, सेम मटेरियल के हैं, 2 ठो वायर जो हैं ये सेम मटेरियल के हैं, मतलब इसका भी रेजिस्टिविटी वही, इसका भी रेजिस्टिविटी वही, तो दोनों का रेशियो जो होगा क्या होगा, 1:1 होगा कि नहीं। तो जिसका 1:1 आया होगा वो करेक्ट होगा। तो ध्यान देना है कि आपके पास 2 मटेरियल हैं, सॉरी 2 वायर हैं और दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, मतलब एक ही जैसे बनावट है उनकी, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आज जो है लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे कल के लेक्चर यानी जो आने वाले लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए और पीछे का आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब आपसे हम कहते हैं अलविदा।